Hello friends, myself Dr. Neeru Agarwal from Government VYT Autonomous College Durg. Today I am here to tell you about hormonal control of behavior. First we should know that what is behavior. Behavior क्या है? Behavior is a kind of response towards a stimulus. बिहेवियर किसी भी एनिमल के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि जिससे कि वो एनवायरनमेंट में बहुत अच्छे से सरवाइव कर सके, इसके लिए जरूरी है कि वो हर स्टिमुलाई के प्रति अपना कोई बिहेवियर शो करे। फॉर एग्जांपल, अगर उसको भूख लगी है तो वो खाने को सर्च करने के लिए बिहेवियर शो करता है, अपना अप्रोप्रिएट शेल्टर सर्च करने के लिए बिहेवियर शो करना है, अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए, नेस्ट बिल्डिंग आदि के लिए एनिमल बिहेवियर अलग अलग प्रकार के बिहेवियर शो करता है। कोई भी बिहेवियर जो है ये हमारे नर्वस, एंडोक्राइन एंड मस्कुलर सिस्टम की कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी के द्वारा होता है। अगर कोई बिहेवियर नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होता है तो उसका इफेक्ट शॉर्ट एंड क्विक होता है, लेकिन अगर कोई बिहेवियर एंडोक्राइन सिस्टम और हार्मोन्स के द्वारा होता है तो उसका इफेक्ट स्लो होता है बट लॉन्ग लास्टिंग होता है, लंबे समय तक उसका इफेक्ट चलता है। तो हार्मोन्स क्या है? पहले हम यहाँ पर हार्मोन्स कैसे अलग अलग बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं उसके बारे में जान रहे हैं। तो पहले हमको मालूम होना चाहिए कि हार्मोन्स क्या है। हार्मोन्स जो केमिकल मैसेंजर्स हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रीट होते हैं और हमारी बॉडी में अलग अलग फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स जनरेट करते हैं, इफेक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट हार्मोन्स, है ना, सिक्रेटेड इन अवर बॉडी। तो जो कि अलग अलग टारगेट ऑर्गन्स में जाकर अलग अलग मतलब रिएक्शन, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट जनरेट करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर इन्हीं हार्मोन्स में से मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स जो है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट जनरेट करने के साथ साथ एनिमल के डिफरेंट बिहेवियर को भी रेगुलेट करते हैं। तो क्योंकि ये देखा गया है कि अगर हार्मोन्स अवेलेबल नहीं है तो एनिमल्स जो होते हैं वो किसी भी स्टिमुलाई के प्रति इनसेंसिटिव होते हैं। तो देयर इज अ इंटरेक्शन बिटवीन हार्मोन्स एंड बिहेवियर एंड दिस इंटरेक्शन इज बाय डायरेक्शनल। जैसे कि अगर कोई बिहेवियर के लिए हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, उसी प्रकार से अगर कोई पर्टिकुलर बिहेवियर एनिमल करता है तो उसके उस एक्ट से पर्टिकुलर हार्मोन बॉडी में सिक्रीट होता है। जैसे ज्यादा पर्सन एनिमल एग्रेसिव गुस्सा होता है तो उसके अंदर एग्रेसिवनेस के लिए हार्मोन टेस्टोस्टेरोन आदि सिक्रीट होते हैं। और जब इंसान सॉरी एनिमल किसी भी प्रकार का बिहेवियर शो करता है तो उससे रिलेटेड उसके बॉडी में हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं। नॉर्मली हार्मोन्स रेगुलेट बिहेवियर बट समटाइम्स behavior also secretes hormone in our body which may be useful or harmful also. हार्मोन्स एंड रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। हाँ, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर जैसे हम सभी को मालूम है कि सीजनल है, हर एनिमल सीजनल बिहेवियर शो करता है, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर शो करता है। और इसके लिए देखा गया है कि ब्रीडिंग सीजन में अगर एनिमल के ब्लड में हार्मोन्स का लेवल देखा जाए तो वो उस समय हाईएस्ट लेवल पर होता है। तो एनिमल्स में जो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर के लिए जो गोनैड्स है वो रिस्पॉन्सिबल है। मेल में टेस्टिस पाया जाता है, टेस्टिस होती है जो कि एंड्रोजन हार्मोन सिक्रेट करती है और इन टेस्टोस्टेरोन भी कहते हैं। और फीमेल ओवरी जो है वो प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन सिक्रेट करती है। दीज आर द हार्मोन्स फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल बिहेवियर। तो अगर किसी भी एनिमल, जो एनिमल्स यंग है और जिनकी या फिर इनकी उनकी गोनैड पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है तो वो एनिमल्स ना तो कोर्टशिप बिहेवियर शो करते हैं ना मेटिंग बिहेवियर शो करते हैं। इसका मतलब कि जो गोनैड्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल बिहेवियर। इसी प्रकार से जो हायर वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें जो साइक्लिक चेंजेस देखे गए गोनेडल स्ट्रक्चर्स में, क्योंकि एक पर्टिकुलर सीजन में ये जो गोनेड्स हैं ये मैक्सिमम सेक्स हार्मोन सिक्रीट करते हैं और दूसरे सीजन में ये मिनिमम सेक्स हार्मोन सिक्रीट करते हैं। तो एनिमल्स जो है सीजन में जो उनका ब्रीडिंग सीजन होता है उस समय वो मैक्सिमम सेक्स हार्मोन सिक्रीट करते हैं।
रोल ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर। अब जो गोनैड्स हैं जो अलग अलग हार्मोन्स रिलीज कर रहे हैं, जैसे कि मेल गोनैड टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करता है, तो उसका बिहेवियर को वो कैसे रेगुलेट करता है, कौन कौन से बिहेवियर वो रेगुलेट करता है। तो चूंकि ये सेक्स हार्मोन्स हैं, इसलिए सेक्सुअल बिहेवियर के लिए तो रिस्पॉन्सिबल है ही। और जो सेक्स हार्मोन्स है ये एनिमल में बिसाइड डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ये सेक्सुअल बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं। जैसे ये कैसे, इसको कई सारे एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा देखा गया कि जो एक कैप्पन है, अगर उसकी टेस्टिस को रिमूव कर दिया जाए तो ये जो है नाइदर इट कैन क्रो नॉर इट शो कोर्टशिप बिहेवियर, क्योंकि इसमें ये पर्टिकुलर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी हो जाती है, जिसके कारण ये ना तो प्रो ही करता है और ना ही कोर्टशिप बिहेवियर शो करता है। इसका मतलब ये है कि टेस्टिस जो रिमूव की गई है, जिससे कि टेस्टोस्टेरोन रिलीज हो रहा है, वो इस पर्टिकुलर कोर्टशिप और मेटिंग बिहेवियर को रेगुलेट कर रहा है। इसी प्रकार से जो मेल रैट्स हैं, दे डू नॉट कॉपुलेट सक्सेसफुली इफ इनफ टेस्टोस्टेरोन इज नॉट प्रोड्यूस्ड। अगर टेस्टोस्टेरोन नहीं प्रोड्यूस हो रहा है तो वो सक्सेसफुली कॉपुलेट नहीं कर सकती। और जो हेन है, अगर वो सफिशिएंट हेन्स मतलब फीमेल है ना, अगर इनको टेस्टोस्टेरोन का सफिशिएंट अमाउंट में इंजेक्शन दे दिया जाए तो ये क्या करती हैं, ये मेल कोर्टशिप मूवमेंट शो करने लगती है और मेल के समान ग्रो करने लगती है। इसका मतलब जो है कि टेस्टोस्टेरोन जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर परफॉर्म बाय द मेल। और भी एक्सपेरिमेंट्स हैं, जैसे कि अगर गोनेडेक्टोमी कर दी जाती है, गोनेड रिमूव कर दिया जाता है, फॉर एग्जांपल इन फ्रॉग, मेल फ्रॉग एंड सर्टेन लिजर्ड्स में गोनेड को अगर रिमूव कर दिया जाए तो उनमें मेटिंग बिहेवियर पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाता है। कई सारे जैसे टेबोल्गा साइंटिस्ट ने देखा कि जो कास्ट्रेटेड गोबिट फिश है, अगर उसमें क्या कहते हैं ये कर दिया जाए, कास्ट्रेशन कर दिया जाए, तो वो क्या करती है, मेट को रिकॉग्नाइज करने में फेल हो जाती है, वो अपने मेट को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती है। इसी प्रकार से अगर कोई यंग वंस है, उनको अगर टेस्टोस्टेरोन से ट्रीट कर दिया जाए, जो कि अगर वो यंग वंस है नॉर्मली दे आर नॉट शोइंग सेक्सुअल बिहेवियर, बट अगर उनको यंग स्टेज में ही, जब वो मैच्योर नहीं हुए हैं, उनके गोनैड्स मैच्योर नहीं हुए हैं, उस समय अगर उनको टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन दिया जाता है तो फिर वो मेल के जो बिहेवियर होता है, जैसे कि चिक्स है, जो चूजे हैं, चूजे क्या करते हैं, वो माउंटिंग स्मॉल पिंजरे के अंदर भी छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर बैठ बैठ के जैसे इंक्यूबेशन का या माउंटिंग का बिहेवियर शो करने लगते हैं। इसी प्रकार से जो पैराकीट्स हैं, उनमें लाउड सिंगिंग और कोर्टशिप बिहेवियर भी इसी सेक्स हार्मोन से कंट्रोल होता है। टेस्टोस्टेरोन जो सेक्सुअल बिहेवियर के अलावा एग्रेसिव बिहेवियर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। एग्रेसिव बिहेवियर जो है टेस्टोस्टेरोन की प्रेजेंस और एब्सेंस के ऊपर डिपेंड करती है कि कितना ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन रिलीज होगा, वो उस पे ज़्यादा उतना एग्रेसिव होगा। इसको कई सारे एनिमल्स में ऑब्जर्व किया गया, बर्ड्स में, मैमल्स में, डोग, रोस्टर, माइस, रैट एंड डोमेस्टिक कैट्स में इसको ऑब्जर्व किया गया। जैसे कि अगर अगर कोई कास्ट्रेटेड बर्ड है जिसमें कि टेस्टिस को निकाल दिया गया है और उसके हाइपोथैलेमस की स्पेसिफिक साइट पर अगर क्रिस्टलाइन टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट का इंजेक्शन को इम्प्लांट किया जाता है, तो कास्ट्रेटेड होने के बावजूद भी वो नॉर्मल सेक्सुअल बिहेवियर शो करने लगती है ना। तो इससे ये क्लियर होता है कि नॉर्मल एग्रेसिव बिहेवियर शो करने लगती है। इससे ये वो होता है कि ये जो है टेस्टोस्टेरोन जो है ये भी रिस्पॉन्सिबल है एग्रेसिव बिहेवियर के लिए। कास्ट्रेशन अगर डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, कई सारे डोमेस्टिक एनिमल्स में कास्ट्रेशन कर दिया जाता है और उनको डोसाइल बना दिया जाता है, जैसे कि ऑक्स है। ऑक्स में आपने देखा होगा कि जो क्या कहते हैं, उनका उनका कास्ट्रेशन करके उनको एकदम डोसाइल कर दिया जाता है। और अगर मेल्स में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ गई तो वो मोर एग्रेसिव हो जाते हैं, जबकि फीमेल्स में यही चीज अगर फीमेल्स में देखा जाए कि फीमेल्स में अगर फीमेल सेक्स हार्मोन बढ़ता है
तो वो और एग्रेसिव ना होके बल्कि और पीसफुल हो जाती है, और ज्यादा एक्सेप्टेबल टू मेट्स, इजीली एक्सेप्टेबल टू मेट्स हो जाती है, और ज्यादा पीसफुल हो जाती है। तो मेल में जैसे कि टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन, मोर सिक्रीशन उनको एग्रेसिव बनाता है, उसी प्रकार से फीमेल्स में जो फीमेल हार्मोन का सिक्रीशन उनको और ज्यादा पीसफुल बनाता है और शांत बनाता है। इन एस्टेब्लिशिंग डोमिनेंस इन हायरार्की, टेस्टोस्टेरोन जो है एनिमल को उनकी सोसाइटी में डोमिनेंस स्थापित करने के लिए भी मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि लो रैंकिंग पिजन है, अगर उसको सेक्स हार्मोन से ट्रीट किया जाए तो वो बहुत ही जल्दी अपनी हायरार्की में एक स्टेटस पा लेता है, और ज्यादा मात्रा में अगर उसको सेक्स हार्मोन को ट्रीट कर दिया जाए तो हो सकता है कि वो उस सोसाइटी में हाईएस्ट रैंक पर भी अपना जगह बना ले। टेरिटोरियल मार्किंग जो है ये भी इस पे डिपेंडेंट है काफी कुछ मेल हार्मोन्स के ऊपर। तो जो सेंट मार्किंग जो है मेल्स में खासतौर से, ये भी हार्मोन डिपेंडेंट है। अगर एनिमल में कास्ट्रेशन कर दिया जाए, कास्ट्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ टेस्टिस, है ना, अगर टेस्टिस और ओवरी जो कास्ट्रेशन अगर कर दिया जाए तो ये क्या कर, इसमें क्या होता है एनिमल्स में जो सेंट मार्किंग की जो प्रॉपर्टी होती है, अपनी टेरिटरी को मार्क करने की प्रॉपर्टी होती है, वो रिड्यूस हो जाती है ना। और मेल फीमेल गैरबिल्स सिक्रीट फेरोमोन्स फॉर मार्किंग देयर टेरिटरी, जो मेल फीमेल गैरबिल्स है ये अपनी टेरिटरी को मार्क करने के लिए फेरोमोन सिक्रीट करती हैं, और ये जो फेरोमोन्स है ये डिपेंडेंट होते हैं आपके हार्मोन्स के ऊपर। तो इसलिए जब कास्ट्रेशन कर दिया जाता है तो हार्मोन्स सिक्रीट नहीं होते, तो फेरोमोन्स भी रिलीज नहीं होते, और सेंट मार्किंग जो टेरिटरी की मार्किंग होती है वो अफेक्टेड होती है। और देखा गया है मेल स्टिकलबैक में भी देखा गया है कि ये भी अगर टिपिकल टेरिटोरियल डिफेंस के लिए एक टिपिकल मूवमेंट शो करती है। मेल स्टिकलबैक जो है नेस्ट बिल्डिंग करती है, अपनी नेस्ट के चारों तरफ जिगजैग डांस करती है। क्यों? क्योंकि दूसरे एनिमल्स उसके अंडों को अफेक्ट ना करें। तो अगर उनके मतलब गोनैड्स पे कुछ जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं उससे ये शो करते हैं, अगर उनके हार्मोन्स सफिशिएंट मात्रा में प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं तो ये एक्ट जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। मैस्कुलिनाइजेशन मतलब कुछ फीमेल बर्ड्स में भी ऐसा देखा गया है, फॉर एग्जांपल इन फेलारोप्स एंड डोटेरॉल बर्ड, जिनमें ये देखा गया है कि फीमेल टेस्टोस्टेरोन ज्यादा सिक्रीट करती हैं एज कंपेयर टू मेल। तो इसका उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, वो ज्यादा ब्राइटली कलर्ड हो जाती हैं वो फीमेल्स, और दूसरी फीमेल्स के द्वारा के बदले वो ज्यादा ब्राइटली कलर्ड हो जाती हैं और डल कलर्ड मेल के साथ मेटिंग करती है, और मेल्स को वो क्या बोलती है, मतलब मेल्स को स्टिमुलेट करती हैं कि वो ही नेस्ट बिल्डिंग करें और अंडों को इंक्यूबेट करें, और साथ ही अंडों की देखभाल, यंग वंस की देखभाल करें। तो जो फीमेल्स है वो ज्यादा टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करने के कारण वो दूसरी फीमेल से फाइट करती है मेल से मेटिंग करने के लिए, और मेल को अंडे देने के लिए और सॉरी मेल को नेस्ट बिल्डिंग के लिए और बच्चों की देखभाल करने के लिए प्रेरित करती है। रोल ऑफ फीमेल गोनेडल हार्मोन ऑन बिहेवियर, कैसे फीमेल गोनेडल हार्मोन्स बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं। सेक्सुअल बिहेवियर भी तो नेचुरल है, सेक्सुअल भी सेक्स हार्मोन्स हैं तो सेक्सुअल बिहेवियर को रेगुलेट करेंगे। सेक्सुअल बिहेवियर में क्या करते हैं, ये दे आर एसोसिएटेड विद द एस्ट्रोजेंस एंड प्रोजेस्टेरॉन्स जो है, जो फीमेल गोनेड्स के द्वारा रिलीज होते हैं, ये रेगुलेट करते हैं फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर को। तो जब एनिमल्स यंग होते हैं, गोनेड्स फुल्ली डेवलप नहीं होते हैं, तो किसी भी प्रकार का उनमें ना तो कोर्टशिप ना तो मेटिंग बिहेवियर देखा जा सकता है। तो फीमेल और फीमेल डक्स अगर उनकी ओवरी रिमूव कर दी जाती है तो वो जो टिपिकल अपने पार्टनर को इनवाइट करने के लिए टिपिकल मूवमेंट पैटर्न शो करती हैं, वो पैटर्न उनमें देखने को नहीं मिलता।
तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि जो फीमेल हार्मोन्स है वो इस टाइप के जो मेटिंग बिहेवियर है, अट्रैक्शन ऑफ मेट्स है, इस सब को करने में फीमेल जो है वो अनसक्सेस रहती है। कॉपुलेशन बिहेवियर जो है वो भी गुनेडल हार्मोन, फीमेल हार्मोन के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि अगर जो ग्रास हॉपर स्पीशीज जो है ये कॉपुलेशन उसमें होता है कब, जबकि कॉर्पस एलेटा से जो हार्मोन सिक्रीट होता है उसके कारण वो ग्रास हॉपर स्पीशीज पॉपुलेशन शो करती है। अगर ये कॉर्पस एलोटा एलेटा हटा दिया जाए और ये हार्मोन रिलीज ना हो तो वो क्या, फीमेल क्या करती है, दूसरे मेल्स को भगा देती है, उन पॉपुलेशन के लिए उनको इनवाइट नहीं करती, उनको उनको दूर कर देती है। मैटरनल बिहेवियर, मैटरनल बिहेवियर में आता है नेस्ट बिल्डिंग है, इंक्यूबेशन है, ये सब बिहेवियर भी प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन से रेगुलेट होते हैं। नेस्ट बिल्डिंग, अगर फीमेल रैबिट में इसको देखा गया है, ऑब्जर्व किया गया, नेस्ट बिल्डिंग बिहेवियर इन फीमेल रैबिट इज ट्रिगर्ड व्हेन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन लेवल इज 1:4000। जब इतना लेवल होता है इसका एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का तो वो आसानी से नेस्ट बिल्डिंग करती है। अगर ये लेवल कम हो जाता है, तो अगर ये लेवल कम हो गया तो ये बिल्डिंग गुड नेस्ट बनाने में सक्षम नहीं रहती। इसी प्रकार से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन along with प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है नेस्ट बिल्डिंग इन माइस में। तो इस तरह से ये जो प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन है ये जब अंडे देने के पहले जो बहुत से एनिमल्स अपने नेस्ट बनाते हैं उनकी बिल्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इंक्यूबेशन के लिए प्रोजेस्टेरोन सिक्रीशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर स्टार्ट ऑफ इंक्यूबेशन। इसको देखा गया है एग्जाम्पल इन डोव्स में, इफ द लेवल आर लो, जैसे अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होता है तो ये एनिमल्स जो है वो अपने उसको अंडे को बैठ के उनको जो इंक्यूबेट करती है वो प्रॉपर्टी उनकी देखने को नहीं मिलती। हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स एंड देयर बिहेवियर, पिट्यूटरी ग्लैंड्स भी कई सारे हार्मोन सिक्रीट करती है। दीज आर द डिफरेंट हार्मोन सिक्रीटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो ये सारे हार्मोन्स भी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट तो बॉडी में डालते ही हैं, उसके अलावा कई सारे हार्मोन्स अलग अलग प्रकार के बिहेवियर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल, कई सारे बिहेवियर को भी रेगुलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ACTH कैसे बिहेवियर को रेगुलेट करता है, ये मैस्कुलिनाइजेशन किसी किसी एनिमल में देखने को मिलता है। जैसे कि अगर मोर ACTH सिक्रीट हो रहा है तो वो क्या करेगा, एंड्रोजन का अमाउंट भी बढ़ा देगा, तो इससे क्या होगा, मैस्कुलिनाइजेशन बढ़ जाएगा। तो फीमेल जिसमें कि ये होगा, कई सारे फीमेल्स में जिस फीमेल में ACTH का सिक्रीशन ज्यादा होगा तो उसमें वो एंड्रोजन का सिक्रीशन बढ़ा देगा, तो जो फीमेल है वो मेल लाइक बिहेवियर शो करने लगेंगी। इसमें क्या होगा, फीमेल्स में उनकी बियर्ड निकल आएगी, उनकी वॉइस डीप हो जाएगी, हेयरी बॉडी, मेल सेक्सुअल डिजायर वो शो करेंगे, तो इस तरह से मेल लाइक बिहेवियर वो शो करने लगेंगे। मतलब कि ACTH अगर किसी कारणवश ज्यादा रिलीज हो रहा है तो वो एंड्रोजन के सिक्रीशन को बढ़ा देता है, जो कि मेल लाइक फीमेल्स में मेल लाइक बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। इसी प्रकार से ACTH इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर लर्निंग एबिलिटी। कई सारे एनिमल्स में जो हायर वर्टिब्रेट्स है, लर्निंग एबिलिटी जो है वो ACTH के ऊपर डिपेंड करती है। इसको एक एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा देखा गया कि अगर कुछ एनिमल्स में, जो एनिमल में पिट्यूटरी ग्लैंड को रिमूव कर दिया जाए और उसको किसी ट्रेनिंग दी जाए एक्सपेरिमेंट के द्वारा, तो वो पुअर परफॉर्मेंस शो करता है। लेकिन अगर उसको एनिमल को ACTH से ट्रीट कर दिया जाए तो उसका परफॉर्मेंस नॉर्मल हो जाता है। इट मीन्स ACTH जो है वो उसकी लर्निंग एबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रोल ऑफ थायराइड TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ऑन बिहेवियर। मेटामॉर्फोसिस भी एक फिजियोलॉजिकल फिनोमेना ही है। मेटामॉर्फोसिस को तो रेगुलेट ये करता ही है TSH कि जो एक्सोलोटल लार्वा में देखा गया है कि अगर थायरोक्सिन की कमी हो जाती है तो एनिमल जो लार्वा है वो मेटामॉर्फोसिस नहीं करता।
इसी प्रकार से अगर TSH का लेवल कम हो जाता है तो वो सेक्सुअल बिहेवियर को के ऊपर इनहिबिटरी इफेक्ट डालता है, मतलब हाइपोथायरॉयडिज्म में बी इनहिबिटरी फॉर प्रोडक्शन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर। सेकेंडली, TSH ऑल्सो कंट्रोल्स माइग्रेशन। ठीक है, कि इसमें कुछ फिशेज में ये देखा गया है कि अगर उनको थायरॉक्सिन एंड टेस्टोस्टेरोन से ट्रीट किया जाता है तो वो रेस्टलेसनेस उनके अंदर आ जाती है और उनको माइग्रेट एक जगह से दूसरे जाने की इच्छा होती है। इसी प्रकार से अगर ये 3 स्पाइंस स्टिकल बैक फिश में भी ये देखा गया है, जो नॉर्मली सॉल्ट वाटर से फ्रेश वाटर में स्प्रिंग सीजन में माइग्रेट करती है नॉर्मल कंडीशन में, बट अगर उनको दूसरे किसी सीजन में भी आर्टिफिशियल इंजेक्शन थायरॉक्सिन का दे दिया जाए तो ये फिश जो है वो दूसरे सीजन में अदर देन स्प्रिंग भी ये माइग्रेट करना शुरू कर देती है। इसका मतलब ये हुआ कि TSH जो है ये माइग्रेशन को प्रमोट करता है इन सम फिशेस में। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एग्रेसिव बिहेवियर, जैसे कि आपने देखा कि एग्रेसिव बिहेवियर के लिए टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल है, बट इन जैसे सिंस इन मोस्ट स्पीशीज द मेल्स आर मोर एग्रेसिव देन द फीमेल्स, है ना, तो क्यों, क्योंकि दे हैव मोर टेस्टोस्टेरोन। बट इन रेड बेल्टेड वीवर बर्ड luteinizing hormone from pituitary gland has been demonstrated to play a role in control of aggressive behavior। luteinizing हार्मोन जो है ये एग्रेसिव बिहेवियर में रोल प्ले करता है। रोल ऑफ प्रोलैक्टिन, maternal behavior, maternal responsiveness is correlated with the slow fall in prolactin secretion during the period of weaning। ठीक है, तो वीनिंग मतलब होता है जब छोटे बच्चे मदर का मिल्क लेते हैं और धीरे धीरे उसको मिल्क को छोड़ के दूसरी तरफ जाते हैं। तो फीमेल माइस जो है, इसको एक्सपेरिमेंट से देखा गया कि फीमेल माइस जो है दे शो ग्रेटेड डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस टू देयर यंग विच इज रिलेटेड टू द हार्मोन लेवल। कौन सा हार्मोन लेवल? प्रोलैक्टिन। क्योंकि जो न्यूली बॉर्न बच्चे होते हैं उनके प्रति मदर ज्यादा रिस्पॉन्सिव होती है, वो ज्यादा मदर के मिल्क के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, स्ट्रांग होते जाते हैं, वो मदर के मिल्क से दूर होते जाते हैं, और इस तरह से उनमें जब वो मदर प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन भी कम होता जाता है मदर, तो मदर जो होती है ये ज्यादा रिस्पॉन्सिवनेस शो करती है टुवर्ड्स द यंग वंस, है ना, मैक्सिमम उनके अंदर अटेंशन शो करती है। और जो बच्चे जो बड़े स्ट्रांग होते जाते हैं तो उनके अंदर मदर के अंदर प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन कम होता जाता है और उनकी अटेंशन कम होती जाती है। और इसी पर तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रोलैक्टिन जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैक्सिमम केयर ऑफ न्यूबॉर्न और इट रेगुलेट्स केयर ऑफ न्यूबॉर्न। ऑक्सीटोसिन कैसे रेगुलेट करती है? इसको पेरेंटल हार्मोन भी बोलते हैं। ये आपका ग्रूमिंग के लिए, सेक्सुअल मोटिवेशन के लिए, कडलिंग फ्रीक्वेंसी, ये सब ऑक्सीटोसिन के लेवल के साथ साथ बढ़ती हैं। जैसे जैसे ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ता है ये सारी एक्टिविटीज भी एनिमल्स में बढ़ती है। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑक्सीटोसिन लेवल। जैसे देखा गया है कि हगिंग जो करते हैं एनिमल्स, कडलिंग मीन्स हग करते हैं एक दूसरे को, अफेक्शन से रहते हैं। कपल्स जो होते हैं तो एक कपल में अगर क्या कहते हैं ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है तो वो उसका लेवल दूसरे में भी ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ जाता है। तो इस तरह से देखा गया है कि अगर कोई मंकी में इसको नोट किया गया कि मंकी अगर मोनोगोमस लाइफ लीड करता है पूरी लाइफ लॉन्ग तो उसमें ऑक्सीटोसिन का लेवल ज्यादा देखा गया एज कंपेयर टू ऐसे मंकी में जो कि लाइफ लॉन्ग सिंगल है, जिसने मैरिज नहीं की, तो उसमें ऑक्सीटोसिन का लेवल कम देखा गया। रोल ऑफ मेलेटोनिन इन बिहेवियर, मेलेटोनिन जो है ये पीनियल ग्लैंड से सिक्रीट होता है और इनहिबिटरी इफेक्ट डालता है किसके ऊपर? गोनैड्स के ऊपर। तो इसलिए ये फर्टिलिटी, मेटिंग सीजन में फर्टिलिटी को अफेक्ट करता है। एनिमल्स विद ब्रीडिंग सीजन इन द स्प्रिंग और समर,
है ना, will have reproduction repressed by melatonin, example horse. इसी तरह से animals who breed during fall or winter season will have increased frequency of mating with increased melatonin. Hormones released from adrenal glands also regulate some behavior of the in animals. Fight and flight behavior response, जैसे आप सबको मालूम है, ये जो एपिनेफ्रिन जो रिलीज होती है, ये इमरजेंसी सिचुएशन में वर्क करती है. whenever animal comes in stressed or in emergency situation, एपिनेफ्रिन रिलीज होता है और उसको उस सिचुएशन से फाइट करने में, उससे वहां से बच निकलने में मदद करता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये यंग बर्ड्स जो है, ये कैसे अगर स्नेक को या प्रीडेटर बर्ड्स को देख अचानक से उनके सामने आ जाए, तो उनसे बचने के लिए जो रेस्क्यूइंग बिहेवियर शो करती है, वो उस समय एपिनेफ्रिन का सिक्रीशन होता है और उनको रेस्क्यूइंग बिहेवियर में मदद करती है. Role of norepinephrine. Norepinephrine function as a transmitter in the synapses. Their dysfunction can lead to delayed or excessive reaction, and successively it can be seen in behavior also. तो इसका डिस्फंक्शन अगर होगा नॉन एपिनेफ्रिन का, तो कोई भी एनिमल जो बिहेवियर किसी पर्टिकुलर स्टिमुलाई के अगेंस्ट जो बिहेवियर शो करेगा, उसमें वो तो या तो डिलेड होगा या फिर एक्सेसिव बिहेवियर शो करेगा. Various hormones stimulate sexual wanting in animals, like dopamine is involved in sexual incentive motivation, oxytocin and melatonin in sexual attraction, noradrenaline in sexual arousal, vasopressin is also involved in sexual behavior of some animals. So hormones release अफेक्ट बिहेवियर. हमने अभी देखा कि बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज देखी कि हार्मोन्स जो रिलीज होते हैं, वो अलग अलग प्रकार के बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं, अफेक्ट करते हैं, जैसे एस्ट्रोजन फीमेल, एंड्रोजन मेल, और ये फूड इनटेक, अराउजल, एंड ये सब पेरेंटल बिहेवियर, ऑक्सीटोसिन, इन सब बिहेवियर्स को अलग अलग हार्मोन्स जो है वो रेगुलेट करते हैं. इसी तरह से जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि हार्मोन एंड बिहेवियर इज अ बाई डायरेक्शनल इंटरेक्शन. तो hormones release affects behavior. Similarly, behavior can also affect hormone release. For example, fear or surprise. Whenever we come in fear or we become surprised, epinephrine is released from our body. कोई हमको खाने की स्मेल मिलती है अच्छी, तो इंसुलिन सिक्रीशन होता है. निपल स्टिमुलेशन इन क्राइंग ऑफ बेबी, अगर बच्चा रोता है तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होती है, जो कि मिल्क का सिक्रीशन बढ़ा देता है. सेक्सुअल इंटीमेसी ये एक्ट है जिससे कि ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है अमंग अदर्स. तो और ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन भी कब होता है? अगर एनिमल्स, स्मॉल मैमल्स में देखा गया कि रैबिट, कैट आदि में देखा गया कि अगर दे मतलब इनमें स्टार्ट ओव्यूलेटिंग, मतलब जब ये मेटिंग करते हैं उसके तुरंत बाद ओव्यूलेशन प्रोसेस हो जाता है. मतलब ओव्यूलेशन, मेटिंग के बाद ओव्यूलेशन होता है, मतलब एक्ट पहले हो रहा है, उसके बाद हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, जिसके कारण ओव्यूलेशन हो रहा है. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हार्मोन एंड बिहेवियर इज अ बाई डायरेक्शनल interaction. As hormone release affects behavior, similarly behavior also affects hormone release. This is all about hormones and behavior, how hormones regulate behavior other than physiological activities. So these are the references from where I have prepared my content, and thank you very much.